हमने डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा था। डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे और डिफरेंशिएशन में मैंने कई सारे फॉर्मूले बता दिए थे। एक तो आपको पीरियोडिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था, साइन का कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, और कॉस का साइन माइनस में साइन एक्स, ये बताया था मैंने। और बाकी टर्म्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया था, सारी चीज़ें। एक और यहीं पर अगर आपको ऐसा दिया हो y = e⁻x, तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है dy/dx, तो ये हो जाएगा d/dx e/x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो सीधे सीधे e/x ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यही हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये आपका डिफरेंशिएशन जो लगभग बताना तो मैंने बता दिया है, इतने से आपका काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद इनके भी कुछ फॉर्मूले जिनको हमको पढ़ना है, साथ साथ पढ़ते चलते हैं। और दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को सेपरेटली बिल्कुल अलग अलग समझना है, जैसे उसको समझा। यहाँ पर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन को हम इंटीग्रेशन का मतलब इस सम से होता है, तो इसका साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस तरीके से लेते हैं, ऐसे। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन भी दो तरीके से करते हैं। एक तो प्रॉपर लिमिट रखेंगे, जैसे हम डिफरेंट कहते हैं, या एक कांस्टेंट ऐड करेंगे इस तरीके से। अब जैसे अगर आपको कोई चीज़ ऐसे x दिया हुआ और इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो x dx ये बताएगा कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मान लेते हैं कि x पे पावर n है, तो x⁻n अगर ऐसे करके इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा कि x⁻n + 1, एक पावर आप प्लस में कर देंगे और अपान में n+1 ऐसा करेंगे। प्लस में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं c, या तो ऐसा करते हैं, या दूसरा जो है ये करते हैं कि अगर हम इस पे प्रॉपर लिमिट रखते हैं, जैसे x⁻n dx, ये इंटीग्रेशन करते हैं प्रॉपर लिमिट के साथ x1 to x2, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये हो जाएगा x⁻n + 1 अपान n+1, और ये लिमिट रखेंगे x1 से x2 लाइक दिस। और इस लिमिट को जब हम पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट ऐसा करना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा लिखेंगे कि x1 n⁻+1 अपान n+1 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/n+1। इसको इधर कर लिया तो ये एक बार हो जाएगा x1n+1 और माइनस एक बार हो जाएगा x2n+1 ऐसा। तो ये लिमिट इस तरीके से करते हैं। ये फॉर्मूले की एक कंडीशन है, ये तभी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, बस n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इट नॉट इक्वल टू -1, इट शुड नॉट बी -1। ये -1 होगा तो ये चीज बदल जाएगी, फिर ये नहीं आएगा, ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ये फार्मूला तभी वैलिड है जब तक n -1 के इक्वल ना हो, मतलब 1/x ना हो। ऐसा ना हो कि अगर हम क्या करते हैं कि 1/x/dx करते हैं, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब x⁻−1 dx कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए ये नॉट वैलिड है। अगर इसके लिए अगर आप इसको लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ -1 है, तो ये नॉट वैलिड है ये फार्मूला जो नीचे। अब आप पूछेंगे इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आगे बताते हैं, लेकिन फिलहाल में ये फार्मूला इसके लिए वैलिड नहीं है।
नोट करिए इसको। तो हम लिमिट के साथ रखेंगे क्योंकि आपको नीड पड़ेगी बार बार लिमिट की। इस कांस्टेंट को भी जब हम ऐड करते हैं तो लिमिट के पोर्शन से चीजें आती हैं, तो बात तो एक ही होती है। तो एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो -1 ना हो तो हम किसी का भी इंटीग्रेशन इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये है x⁻², dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्वेश्चन सपोज दैट, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट रखते हैं फ्रॉम 2 to 4। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप, तो ये n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो एक बार हम क्या करते हैं, x n+1 करते हैं, अपान में n+1 मतलब 2+1 करेंगे और लिमिट रखेंगे फ्रॉम 2 to 4। और जब 2 to 4 लिमिट रखेंगे तो एक बार x की वैल्यू 4 रखनी है और एक बार x की वैल्यू को 2 रखना है। तो पहले तो इसे हम क्या करते हैं, 2 में से 1 करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, तो ये x³/3 हो जाएगा इस तरीके से। 2 to 4 करेंगे और इसके बाद अगर हम 1/3 को बाहर कर लेते तो ये 1/3 हमने बाहर कर लिया। तो एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो एक बार x की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, एक बार x की वैल्यू 4 रखेंगे, एक बार x की वैल्यू को 2 रखेंगे। तो x की वैल्यू को अगर हम 4 रखते हैं तो ये 4 का क्यूब और अपर लिमिट हो गई माइनस, एक बार x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब, ये हो जाएगा। और इसको अगर आप लिखेंगे ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 8 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको न्यूमेरिक फॉर्मेट में इसे सॉल्व कर सकते हैं जो भी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम लिमिट कैसे पुट करते हैं और इनको कैसे करना है ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा बेसिक, कि हम क्या करते हैं अगर ये -1 ना हो तो किसी भी फॉर्मेट में दिया हो हम इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। और इंटीग्रेशन का तरीका मैंने आपको बताया कि जो पावर है वहां पर पावर पहले मल्टीप्लाई होती थी, उसके बाद क्या होती थी, ये घट जाती थी डिफरेंशिएशन में। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पावर एक जोड़ेंगे और वो पूरा का पूरा उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये इंटीग्रेशन का पैटर्न है, नोट कर लीजिए इसे। जैसे वो डिफरेंशिएशन था वो डिस्ट्रीब्यूटिव था, इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। पूरी क्वेश्चन में इसे हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट रूल तो अब यहाँ से ये हो गया कि x⁻n dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है प्रॉपर लिमिट के साथ। तो आप ये समझिए कि x⁻n+1/n+1 ये हो जाएगा प्रॉपर लिमिट के साथ। बस क्या नहीं होना चाहिए, n0 = -1, -2 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, तो अगर कोई न्यूमेरिक या कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके करें तो वो कांस्टेंट जैसे वहां बाहर आता था वैसे यहाँ भी बाहर आता है। जैसे हमने ये लिख दिया कि k x⁻n dx, और यहाँ पर k जो है ये कांस्टेंट है। तो इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसके इंटीग्रेशन के लिए k को हम बाहर ले लेंगे, फिर से x⁻n dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये फिर से k टाइम्स x⁻n+1/n+1 और इस पर लिमिट रखेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ से x1 से x2 लिमिट है, या p1 से p2 है, या t1 से t2 है, तो वो लिमिट यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे। इस टाइप का एक एग्जांपल जैसे हम करते हैं कि अगर हमने ऐसा करा है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कर लेते हैं कि 3x² इसका इंटीग्रेशन करना है
इसको आपको सॉल्व करना सपोज। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही मैंने जो बताया कि ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो और फिर x² dx का इंटीग्रेशन करिए ऐसा। और जब इसका करेंगे तो आप जानते हैं 3 तो ऐसे रहेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 + 1 पावर अपान में 2 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा वो पहले ही, और ये x की पावर 3 अपान में 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x³ आ जाएगा प्रॉपर लिमिट के साथ इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसके बाद ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। कभी कभी आपसे तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि dx का इंटीग्रेशन बताइए, ये क्या होगा। तो dx का मतलब ये होगा कि 1 × dx, इसका इंटीग्रेशन, अरे 1 कोफिशिएंट है तो आप मल्टीप्लाई 1 से करेंगे इस चीज को वही रहेगा। और 1 का मतलब होता है किसी की भी पावर 0 1 लेते हैं, एनीथिंग पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसा लिखते हैं x⁻⁴ dx, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 + 1 अपान में 0 + 1। आप जानते हैं कि ये m जो है वो 0 है, -1 नहीं है, तो ये फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ये x की पावर 1 मतलब x अपान 1 मतलब 1x। तो कभी भी आपको डायरेक्ट आपको याद रखना होता है कि dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x हो जाता है ये। तो ये इसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x आता कैसे, तो इस तरीके से आप जान भी सकते हैं। दूसरा ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर नेक्स्ट फार्मूले की हम बात करें तीसरे या चौथे की, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम क्या करते हैं 2x ये 4x³ + 3x² + 2x और प्लस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 कर दें। अगर इसको हम क्या करते हैं, इस पूरे को इंटीग्रेट करना हो हमको इस तरीके से dx के रेस्पेक्ट में लाइक दिस, तो इस पूरे को इंटीग्रेट करने का मतलब ये हो कि हम पूरे में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको कंप्लीटली क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये होगा कि हम पहले तो ये कोफिशिएंट है तो ये 4x³ dx इसका इंटीग्रेशन प्लस में 3x² dx के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन प्लस में 2x dx के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन प्लस में क्या करेंगे 1 dx या ऐसे करके इसका इंटीग्रेशन, और सबको इंटीग्रेट करने के बाद फिर से क्या कर लेंगे हम सम कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, अब की बार ये x³ dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप समझते हैं 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x² dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में यहाँ से हो जाएगा ये 2 बाहर आ जाएगा तो x dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस में dx का इंटीग्रेशन तो होगा ही इस तरीके से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 + 1 अपान 3 + 1 ये होगा, प्लस में ये 3 हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 इस तरीके से, और प्लस में इसको करेंगे तो ये 2 तो आई है, ये हो जाएगा x पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 ये, और dx का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया कि x हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद
इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 और x की पावर 4/4, 4x की पावर 4/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 3x³ प्लस में इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x²/2, ये हो जाएगा 2x²/2 और प्लस में x हो जाएगा ऐसा। इसको ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी x⁴ x3 x² + x। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, माइनस होगा तो माइनस लगा लेंगे, प्लस होगा तो प्लस, जैसा भी होगा वैसा कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया इंटीग्रेशन का। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 1-2 फंक्शन में और देखते हैं। इसके बाद जैसे पीरियोडिक फंक्शन में हमने करा था कि जो sin x था इसका इंटीग्रेशन हमने करा था dx के रेस्पेक्ट में। तो ये जो sin x था इसका डिफरेंशिएशन तो cos x आता था, लेकिन जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा -टाइम्स cos x ये। और यहाँ पर आप प्रॉपर लिमिट रखेंगे कि x की वैल्यू की लिमिट क्या रखी है। ऐसे अगर हम क्या करते हैं, अब लगे हाथ, ये हो गया 5 और ये 6, अगर हम क्या करते हैं cos x का इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये आपका आ जाएगा sin x, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं कि जैसे e⁻x dx है, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये e⁻x ऐसा आ जाएगा। तो ये इधर से ये 3 आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार जगह जगह देखने को मिलती है वो ये होती है कि मैंने आपको बताया कि x की पावर -1 होगा तो वो फार्मूला नहीं लगेगा जो m अगर -1 है तो इसका इंटीग्रेशन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं पावर 1 का मतलब वो -1 का मतलब वो 1/x dx, ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। ये नेचुरल लॉगरिथम मतलब log x है e बेस पावर पे, e बेस पे, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि log बेस ex ऐसा। तो ये इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं कि sin x का -cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोफिशिएंट आगे है तो कांस्टेंट बाहर ले लेके इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें 1-2 चीजें और हैं, जैसे वहां पर हमने sin ax का कर दिया था तो a के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या करते थे, तो वहां पर हम क्या करते थे उसको आगे कोफिशिएंट में ले लेते थे, यहाँ पर उसको डिवाइड कर देते हैं, बस इतना करते हैं, या एक हाथ करके दिखा देते हैं भी आपको, नोट कर लीजिए इसको, ये रूल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ऐसा है कि a sin x dx को इंटीग्रेट करना है तो a को बाहर ले लेंगे अगर a कांस्टेंट है तो,
ये हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा ए कॉस एक्स हो जाएगा। कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जैसे हमने लिख दिया ए साइन ओमेगा टी और इसको इंटीग्रेट करना है डी टी के रेस्पेक्ट में इस तरीके से, ए कांस्टेंट है तो ए तो बाहर ले लिया, अब ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमको टी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर डी टी हमने लिया है मतलब टी के रेस्पेक्ट में, यहाँ टी होता तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर देते माइनस कॉस टी कर देते, लेकिन ओमेगा टी है तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप ए तो यहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर ओमेगा को आगे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कि ए अपॉन ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स कॉस ओमेगा टी। मतलब एक बार इसको हम ओमेगा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे डी ओमेगा टी कर देंगे और फिर डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जब फर्दर करेंगे तो ये 1 अपॉन ओमेगा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ए अपॉन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ऐसे कॉस वाले टर्म के भी साथ है। अगर हमने क्या करा कि ये लिखा हुआ ए कॉस ओमेगा टी या ओमेगा एक्स डी एक्स या ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ये हो जाएगा ए अपॉन ओमेगा और कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इस तरीके से प्रॉपर लिमिट के साथ हम क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं। और लिमिट जो भी हम जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में तो टी1 अपॉन टी2 है, जो कुछ भी होगा वो लिमिट रख करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये आपकी मैथमेटिक्स बेसिक हो गई। बाकी जो मैं थोड़ा बहुत यूज करेंगे उसको अगर वो आपके लेवल से है तब तो ठीक है, 8th 9th 10th के, अगर वो 11th 12th के लेवल की होगी कहीं पर भी यूज करेंगे तो उसको वहीं पर हम बता देंगे कि थोड़ा सा ये आप ये ऐसे है और इस तरीके से। वापस हम पैरामेट्रिक्स पे आते हैं। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर दिया था आपसे कि व्हाट इज डिस्टेंस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया उसमें ग्राफ पढ़ाया है विशेष करके, और ये कैलकुलस बताई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। वापस हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं तो पहले वेलोसिटी फिर से देखते हैं कि आप वेलोसिटी क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस करा है, तो आप वेलोसिटी समझ पाएंगे। उससे पहले आप समझिए कि वेलोसिटी दो तरीके की होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ ये वेक्टर के जो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको भी फॉलो करता है। तो जो वेलोसिटी होगी वो दो तरीके की होगी, तो उनमें दो कौन कौन से तरीके की होती है, इसमें मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, ये समझ में आ रहा है। एक वेलोसिटी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और जो दूसरी वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इन दोनों का मतलब भी आप समझते चलिए। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसे, या कभी कभी हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर एवरेज ऐसे लिख देंगे, कभी कभी हम ऐसे बार लगाते हैं, तो किसी भी तरीके से आपको एवरेज लिखा मिले तो ये एवरेज वेलोसिटी है। जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका सिर्फ और केवल सिर्फ इतना मतलब होता है, दोनों में फर्क समझ लीजिए कि जैसे अगर हम आपसे बात करें कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बाइकर है या कोई भी गाड़ी है, वो किसी भी रास्ते को फॉलो करते हुए कहीं पर जा रही है, आपसे बताया जाता है कि ये कोई बाइक है वो किसी पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर जा रही है। ये मान लेते हैं कि कोई चौराहा है, ये कोई दूसरा चौराहा है,
बीच में भी यहाँ दुकानें हैं। अब ये यहाँ से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं और रोड पे दिखते ही ये लोग, यहाँ पर भी लोग हैं। अब ये यहाँ से चला और यहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस को 10 मीटर ले लेते हैं इस तरीके से, और इस 10 मीटर को जब हम लेते हैं तो हम बताते हैं कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन हो गया। और हम ये बताते हैं कि ये इसको 10 सेकेंड में या 5 सेकेंड में इसको क्या करता है, कवर कर लेता है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को। तो अगर हम किसी से पूछें ये कोई ए है और ये पी है, ये क्यू है, तो अगर हम देखते हैं तो आपसे अगर पूछेंगे कि वेलोसिटी क्या हुई, तो आप अगर अपने सेंस से बताओगे तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बताएंगे। मतलब हम टाइम क्या ले रहे हैं उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, तो इसका इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ और टाइम जो हुआ टोटल लिया हुआ वो क्या हुआ, 5 हुआ। तो आप देखेंगे कि ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा था, ए से बी गया है। लेकिन अगर हम वही हमने पी से पूछा कि ए कोई व्यक्ति या बाइकर यहाँ से जा रहा था और बी पॉइंट पे जा रहा था, तो आपने इसको यहाँ पर देखा तो ये किस वेलोसिटी से जा रहा था, तो ये बोल रहा है कि ये 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। और आप बोल रहे हो कि ये 10 मीटर की डिस्टेंस को 2 सेकंड में कवर कर रहा है, तो ये इस वेलोसिटी से जा रहा है। हमने यहाँ क्यू से पूछा तो वो कह रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं और वो भी झूठ बोल रहा है, ये यहाँ 3 पे दिखा, ये 3 बता रहे हैं और ये 2 बता रहे हैं। लेकिन हमको तो वो क्या था, यहाँ पर हमको बहुत स्लो दिखा था, 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो यहाँ पर एक दूसरे से सब झूठ नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरे से सब सही बात कर रहे हैं। बस डिपेंड ये है कि इन्होंने जब देखा तब ये थोड़ा फास्ट चल रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से, और इन्होंने जब देखा तब ये थोड़ा स्लो चल रहा था। जो उसकी ओवरऑल वेलोसिटी थी वो टोटल डिस्टेंस को, वो कहीं हो सकता है रुका भी होगा, रेस्ट में हो गया होगा, फिर बहुत तेजी से बढ़ाया होगा 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ओवरऑल जो वेलोसिटी उसकी रही होगी वो इतनी नहीं होगी, क्योंकि 10 मीटर को उसने 5 सेकेंड में कवर कर लिया। तो कुछ दूर ज्यादा तेज चल गया, कुछ दूर स्लो चल गया, और ओवरऑल क्या करा उसने। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ये जगह जगह पे उसने बदली है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चला है। तो इस बात को जो है हम बोलते हैं कि जो ये व्यक्ति बता रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर क्षण पे उसने देखा और कहा कि इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकंड थी, इसने दूसरे इंस्टेंट पे बताया। और जो आप बता रहे हो दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकुलर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बाइक इन यूनिट सेकंड। तो वो एक एवरेज वेलोसिटी है, आपने एक एवरेज ले लिया यहाँ से वहां तक का और फिर उसको बता दिया। आपने टोटल डिस्टेंस देखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखा, अपन जितना उसने टाइम लिया, वो किसी से पूछा कि आप कितने समय में वहां पर पहुंचे हो, तो ये एक एवरेज है। और ये जिस इंस्टेंट पे उसने देखा वो इंस्टेंटेनियस है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी देखी जाती है, तो बहुत उस समय बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करा होगा। तो वो जो नेचर ऑफ वेलोसिटी होती है वो हर इंस्टेंट पे हो सकता है, अलग अलग भी हो। और अगर वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ उस वेलोसिटी से चल रहा है, तो हर जगह इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये सारी चीजें हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी आपको समझ में आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द यूनिट टाइम। तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, तो दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। और अगर हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट या क्षण पे हम वेलोसिटी को निकालते हैं, तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करें इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमको लग रहा है आपको समझ में आया होगा कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कब होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी की अगर हम बेसिक बात करते हैं, तो वेलोसिटी यहां से समझते हैं कि वेलोसिटी होती क्या है। जो वेलोसिटी है अगर इसकी हम बात करते हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया है कि ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है।
और वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time. With respect to time. तो टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में जो होता है उसे हम क्या कहेंगे कि ये वेलोसिटी। क्लियर है? अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम बात कर रहे थे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जो नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में उस पूरे ड्यूरेशन में जो हमने डिस्प्लेसमेंट चला उस टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल के। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो वो बहुत छोटी सी वेलोसिटी की बात, सॉरी बहुत से छोटे से टाइम इंटरवल में जो बहुत मैन्यूट डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लार्ज डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये x2 माइनस x1, ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है, सपोज दैट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज x1 एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज x2 और फाइनल टाइम t2 माइनस t1, तो ये टाइम का जो डिफरेंस होगा ये होगा एवरेज वेलोसिटी। या हम एवरेज वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल का मतलब नेट, वेक्टर नेट जो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज वेलोसिटी। तो मेन इसको लिखते हैं कैसे कि डेल्टा जो एवरेज होगा, एवरेज वेलोसिटी इट विल बी डेल्टा एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, ये जो होगा ये एवरेज वेलोसिटी। अब यहीं पर फिर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या समझते हैं? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो वी इंस्टेंटेनियस में क्या करते हैं कि हम बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात करते हैं। अगर हम वी इंस्टेंट की बात करें, इंस्टेंटेनियस की बात करें, इसकी, तो यहाँ पर जो ये आपका डेल्टा टी है इसको टेंडिंग टू जीरो, लगभग ऑलमोस्ट जीरो का मतलब बहुत इस बड़े हुए टाइम के कंपैरिजन में डेल्टा टी जो टाइम लेफ्ट है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा टाइम लेते हैं, मतलब नेग्लिजिबल लेते हैं, ना के बराबर। बहुत छोटे से इंस्टेंट की बात करें कि पलक झपते ही व्यक्ति दिखलाओ, उस टाइम की बात हम करते हैं कि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो उस टाइम पे टेंडिंग टी इक्वल टू जीरो को हमने क्या कह दिया? dt कह दिया। इस टाइम को dt, बहुत माइन्यूट सी डिस्टेंस बोली, टाइम टेंडिंग टू जीरो, तो t को हमने dt कह दिया। डेल्टा t क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू जीरो है। और उस दौरान जो डेल्टा x है इट ऑल्सो बहुत छोटा होगा, तो इसको हम डेल्टा x को क्या कर देते हैं? बोल देते हैं कि ये उस समय dx था। dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो बहुत ही मैन्यूट, बहुत छोटा सा है, उसको हमने क्या बोल दिया? dx कह दिया। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट पे, उस क्षण पे जब उसने देखा किस डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx को कवर करते हुए बहुत छोटे से टाइम इंटरवल dt में, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx over dt। So dx is the very small displacement covered and at the very small interval of time, तो वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx over dt। और dx over dt का अब आप यूज समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत इंस्टेंट का है और अगर हमको पूरी वेलोसिटी का सब कुछ पता हो तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो समेशन आ जाएगा। छोटा सा वेलोसिटी का पार्ट पता हो, वो किसी इंस्टेंट पे पता हो और वो किस फॉर्मेट में वेरी कर रहा वो पता हो, तो हम उसको क्या कर देंगे? उस इंस्टेंट से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे उस पैटर्न पे, उसके फंक्शन से। तो कंप्लीट वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी निकाल सकते हैं।
तो एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx ओवर dt। तो आप दो चीजें जानते रहे, एक तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल टाइम में जो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एक बहुत स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन वेरी स्मॉल टाइम में, वो dx अपॉन dt वो जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, ये वेलोसिटी के बारे में होगा। तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी dx ओवर dt। ये जो आपका v एवरेज है ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और जो v इंस्टेंटेनियस है, जनरली v लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये dx ओवर dt है। इस तरीके से ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। तो ये टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे टोटल टेकन डिस्प्लेसमेंट को, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो वो ये आ जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बहुत इंस्टेंट पे उसकी बात करते हैं, तो dx अपॉन dt जो हो जाएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। या यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो होगा dx, ये भी इंस्टेंटेनियस इनटू में dt हो जाएगा इस तरीके से। तो आगे से हम इंटीग्रेट करके पूरा कंप्लीट x, अगर हमको वेलोसिटी की वेरिएशन पता है तो उसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर करा है टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर हमको इसकी वेरिएबिलिटी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे से पार्ट टाइम को अगर हमको पता है तो हम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है ये बता सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ वी नो अबाउट द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ द टाइम इन सच वे, इन विच वे, किस तरीके से वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर हमको ये टाइम के रेस्पेक्ट, टाइम का वेरिएबल फंक्शन है वेलोसिटी, तो किस रेस्पेक्ट में ये वेरी कर रही है अगर वो हमको पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस t से इंटीग्रेट कर दें तो कंप्लीट इंटीग्रेशन की वजह से जो हमको एक बहुत माइन्यूट टाइम में हमको पता है, अगर हम पूरा का पूरा उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आ जाएगा उस पार्टिकल का या उस चीज का। तो काइनेमेटिक्स में हम इस तरीके से जो पैरामीटर पढ़ रहे थे उनमें एक तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वो दोनों बताए, और दूसरा जो हुआ मैंने वेलोसिटी बताया, और वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है वो है स्पीड का। स्पीड क्या होता है ये देखिए, स्पीड में भी दो बातें होती हैं, इसमें भी एवरेज स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड होगी और इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड जैसे यहाँ भी है, स्पीड आप समझते हैं कि टोटल डिस्टेंस, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं और टोटल टाइम जो टेकन होता है उसको हम ऐड करके डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड आती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रखना टोटल डिस्टेंस होती है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पीड को हम bs से लिख रहे हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी टोटल डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
जितने भी डिस्टेंस हमने कवर किए हैं और टोटल टाइम जो लिया है उस पूरे टाइम को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड पता हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सॉरी स्पीड जो होगी वो एक अलग चीज है, उसको बताते हैं अभी हम। तो ये आपको ध्यान रखना एवरेज स्पीड के बारे में। बाकी नेक्स्ट टर्म पे फिर बताते हैं।